नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए मुद्दा की शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल शरद पवार ने विपक्षी एकता की वकालत करते हुए मिशन 2024 के लिए जीत का फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी दल मिलकर लड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि विपक्षी दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एकजुट हो सकते हैं। दरअसल पवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये बयान दिया। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें अब विपक्षी दलों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में उन्होंने ये कहते हुए खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दिया था कि देश की सत्ता की कोई जिम्मेदारी आगे वे स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही इस तरह की उनकी कोई इच्छा है। उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र के दमन के खिलाफ वह सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम करेंगे। इसी बात को उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और उनकी नीतियों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। वहीं मौजूदा सरकार के सामने उन्होंने ये कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया है। यही झारखंड में कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ये एक नीति हो गई है कि देश भर में इसी तरह का काम करे। शरद पवार के बयान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दल को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। अब इस मसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं पहले आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि माननीय शरद पवार जी हमारे महाराष्ट्र के देश के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कई बार रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और अपनी खुद की पार्टियों एनसीपी चलाते हैं। तो आज मतलब जो अपोजिशन में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश अपोजिशन की है। वह लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन बात ये सही है कि नरेंद्र मोदी जी का सामना करने वाला चेहरा देश में नज़र नहीं आता है। और यहाँ इतने चेहरे हैं कि भाई हर एक आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब सपना दिख रहा है। तो ऐसा तो कुछ होने वाला तो नहीं है। जनता के मन में जो होगा वो होगा। नरेंद्र मोदी जी दुनिया का नंबर 1 का पॉपुलर लीडर के रूप में आज वो काम कर रहे हैं और देश के तमाम लोगों को एक साथ लाकर अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सामना करना बच्चों का खेल नहीं है और सामना करना है तो करो, आपको अधिकार है। कितने लोग आप इकट्ठ आते हैं तो आप आइए। चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना में है, शरद पवार जी की पार्टी ज़्यादा महाराष्ट्र में है, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में है, बाकी की सब रीजनल पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी तो एकदम ख़त्म हो रही है। अब देखिए, विपक्ष के नाते लोगों के बयान आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पर यह स्थिति है कि लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि देश के आज़ादी के लंबे कालखंड में जब 75 साल हम पूरा किए हैं तो हमने बहुत कुछ ऐसे अवसरों को खो दिया है और अपने अपनों के लिए जो के इस देश में राजनीति की, उस राजनीति का दुष्परिणाम भी बहुत लोगों को देखने को मिला, एक अनुभव हुआ। और इसलिए बड़ी संख्या में जनता, आम नागरिक मोदी जी के नेतृत्व में पूरे तरीके से राज्य को सुरक्षित मानती है, देश को सुरक्षित मानती है और देश आगे बढ़ रहा है, इसको सहभागिता के आधार पर सुनिश्चित करना चाहती है। तो विपक्ष अपनी बात कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देश अब विकास चाहता है
देश अब भविष्य देखता है और देश के युवा अब इस नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेंडमेंट प्रोग्राम है, अच्छी बात है, परंतु एक अल्टरनेटिव एजेंडा तो दें। जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर सिर पे छत, हर घर में नलका, हर घर में बिजली, हर घर में गैस का कनेक्शन, हर गरीब की चिंता, उसका कोई अल्टरनेटिव मॉडल हो तो बात करें। ना नेता है ना नीति है, सिर्फ क्योंकि मोदी जी का विरोध करना इसलिए इकट्ठे होते रहे। देश की जनता खूब जानती है कि ये विरोध क्यों हो रहा है। सर, नीतीश से मिलने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के और किसानों को मुद्दे को लेकर भी इन सब मुद्दे पर चर्चा की। दोनों पहले आपस में तय कर ले कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे। दोनों के मन में लड्डू है कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। कोई ना, जो मैं वापस बात कह रहा हूँ, ना नेता है ना नीति है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, भाजपा का विरोध करना है, इसलिए इकट्ठे हो जाओ और जब चुनाव आता है फिर आपस में फिर लड़ते हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सीके ठाकुर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। आपका पक्ष जानना भी जरूरी है। शरद पवार चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो तमाम विपक्षी दल मिलकर लड़े। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप भी चाहते हैं कि विपक्षी एकता हो? रूप से देश में जो माहौल है आज के दिन, सुन रहा था भाई साहब बता रहे थे कि न नेता है न नीति है। नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े नेता नहीं हुआ करते थे। वो भी जब पॉलिसी बनती है, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तभी होता है। तो नरेंद्र मोदी जी जहाँ हावी हैं, उनके ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी हावी, आप कहीं जाएंगे तो उस ब्यूरोक्रेसी के बल पर ही वो काम कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि देश का जो विकास है, विकास तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन विनाश ज्यादा हो रहा है। जो पैटर्न, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो धीरे धीरे ध्वस्त हो करके वो एक आदमी के हाथ में सिमटने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, देश में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो भी कोलैप्स होते जा रहा है। तो इन बातों पर ध्यान रखते हुए सभी विपक्ष को एक होने की जरूरत है। नहीं तो आप देखेंगे कि एक एक करके जो हमारा PSU है, जो हमारा सरकारी संगठन है, बिकते जा रहा है। आप देखेंगे कि देश में जो BSNL की व्यवस्था थी, जो BSNL सभी को लाइसेंस जारी करता था, जो खुद लाइसेंस के लिए जो है मुहताज हो गया। उसके बाद रेल है, उसके बाद सेल है। जो ऐसी कंपनियां हैं जो हमारी पंचरत्न महारत्न कंपनियां थी, वो सबको धीरे धीरे सेल कर रहे हैं और कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने दोस्तों को वो कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। तो इससे देश की व्यवस्था चरमरा रही है। आपको आज दिखावा लग रहा है कि ठीक है, सब ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, केवल मौखिक बातें हैं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि सभी विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। हमको ऐसा नहीं है कि मोदी जी को हराना है, हमको इस देश में एक ऐसी व्यवस्था लानी है जो राजतंत्र व्यवस्था कायम हो रहा है उसको प्रजातंत्र में पुनः तब्दील करें। जिस अंग्रेजों की गुलामी से हम 200 वर्षों की गुलामी से हम निजात पाए थे 1947 में, आज फिर से कंपनियों के अधीन हम होते जा रहे हैं। वो कंपनी जैसे अडानी है, अंबानी है, इन कंपनियों के अधीन हम होते जा रहे हैं। तो इसको रोकने की जरूरत है। देश में प्रजातंत्र व्यवस्था को फिर से बहाल करने की जरूरत है। चलिए, आपके हिसाब से देश में प्रजातंत्र नहीं रहा है। कैप्टन आई सिंह, सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएं इस समय देश में बनी हुई है उनका विरोध है। और उनके विरोध के लिए ही अब तमाम विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। पल्लवी जी, मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताना चाहूंगा कि ये विरोधी दल पहली बार एकजुट नहीं हो रहे हैं, ये बार बार होते हैं। पर इनके निज स्वार्थ इतने ज्यादा हैं कि इनमें यही सहमति नहीं बन पाती कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ममता बनर्जी अपने आप घूम रही है प्रधानमंत्री की बद्दावेदार बन के, और अभी तो नीतीश कुमार भी तैयारी करने लगे, इसलिए हमारी पार्टी छोड़ के गए हैं। और कांग्रेस अपने राहुल गांधी को आगे करे हैं, और शरद पवार के मन में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की लालसा जगी होगी, अभी उन्होंने ये चर्चा शुरुआत करी है। तो अभी पहले ही अपने नेता तो तय कर ले कि इनके अंदर नेता कौन है। तो ये कभी कर नहीं पाए और ना इनमें हो पाएगा। सबसे बड़ी बात पल्लवी जी ये है कि नरेंद्र मोदी जी का आज कहीं कोई उनका जवाब नहीं है, ना ही उनके सामने खड़े होने लायक आज किसी नेता में इतनी काबिलियत है। आज नरेंद्र मोदी भारत का नहीं
बस विश्व का चेहरा नंबर 1 बन चुके हैं। आज उन्होंने वर्ल्ड में जो पहचान भारत को आज दिलाई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कांग्रेस शासन काल में भी हमने विदेश यात्रा करी थी और आज भी कर रहा हूं, तो उस टाइम हमारे पासपोर्ट को क्या इज्जत मिलती थी और आज क्या मिल रही है, बहुत फर्क है। आज हमारे पासपोर्ट पर लोग बड़े विशेष सम्मान से देखते हैं और उस टाइम हमें एक साइड में खड़ा करके हमारी तलाशियां ली जाती थी। तो बहुत फर्क है। ये फर्क नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ही ला सकते हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं ला सकते, जिन्होंने इतने 60 साल से अधिक शासन किया मगर देश को सम्मान नहीं कभी दिला पाए। सिर्फ अमेरिका हो चाहे चाइना हो, इनके सिर्फ पीछे खड़े होने लायक इन्होंने देश को बनाया था, इससे ज्यादा नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि पल्लवी जी, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री की जो नीति है 8 साल में जो करके दिखाया है वो देश ने देखा है कि आज हमने वो गुलामी के सारे निशान धीरे धीरे खत्म कर दिए जो इन्होंने 70 साल में नहीं किए थे। इन्होंने हमारे अटल जी ने एक बार कोशिश करी थी, आपने देखा होगा, हमारा नेवी का जो बेड़ा है उस पर एक गुलामी का निशान चिन्ह बना रहता था। जब अटल जी सरकार में आए तो उन्होंने उसको हटवाया और जैसे ही मनमोहन सरकार आई इन्होंने फिर लगवा दिया। तो सोच तो इनकी ये है और ये बात कर रहे हैं व्यवस्था अच्छी है। 70 साल में विकास आप दिखा दिए कि आपने क्या किया है और हम 8 साल का हमारा दुनिया देख रही कि हमने 8 साल में क्या करके दिखाया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना सर, आपको जो मिला है वो कहीं से तो बना होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप एकदम बिल्कुल देश को स्वतंत्र करके राज कर रहे हैं। आपको जो सौंपा गया, नरेंद्र मोदी सरकार को जो जनता ने सौंपा, वो भी तो किसी ने बनाया होगा ना। पल्लवी जी, हमें जो मिला है हमने उसको आगे बढ़ाया है, उसको 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ा दिया है 8 साल में। आप देखिए आज हमने अपनी सेना को कितना सशक्त बनाया है। आज जो हमारी सेना के पास जो वेपन है, मैं खुद एक आर्मी मैन हूँ, मैंने कभी ऐसे वेपन्स नहीं देखे हैं। लाइफ जैकेटें हमारे पास होती नहीं थी, हमारे सैनिक लाइफ जैकेटों के बगैर एनकाउंटर में जो है शहीद हो जाते थे। आज हर सैनिक पे लाइफ जैकेट है, वेपन एक से एक अच्छे हैं और हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी है जिस 70 साल में नहीं दे पाए। इसी तरह से हमारी तीनों सेना आज सशक्त है। आज जिस तरह से हम अपने देश में ही अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं और साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये 70 साल में नहीं कर पाए, हमने 8 साल में करके दिखाया है। और ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी आज देश की नहीं, भारत की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। उनके सामने मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई नेता टिकने लायक है। तो पल्लवी जी, हमारे पास नीति है, नेता है और सबसे बड़ी बात है हम हिंदुत्व और देश के लिए समर्पित है। हम देश के लिए काम करने वाले, किसी एक परिवार के लिए काम करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी पूरे देश के लिए समर्पित है, विकास के लिए समर्पित है। और कांग्रेस हो चाहे शरद पवार हो चाहे ममता बनर्जी हो, इनकी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टियां हैं, परिवार के प्रति सोच रखती है, इससे ज्यादा इनकी आगे सोच नहीं है। पीयूष पंत जी, विपक्षी एकता की कोशिश में तो लग गए हैं शरद पवार, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल हो पाएगी? क्योंकि वाकई में एक बात तो माननी पड़ेगी कैप्टन सिंह की ना, कि पहली बार नहीं है जब विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। चुनावों तक एकजुटता दिखती है, जैसे ही चुनाव खत्म, रिजल्ट सामने आए, ये एकजुटता छिन्न भिन्न हो जाती है। या हम राष्ट्रपति चुनाव का ही उदाहरण ले लें, बड़ी कोशिश की गई थी एकजुट होने की, जमकर क्रॉस वोटिंग हुई राष्ट्रपति चुनाव में, तो ये एकजुटता कैसे आएगी? शरद पवार क्या करें इसके लिए? नहीं, देखिए पल्लवी जी, ये शरद पवार हमेशा जो है इस तरह की कोशिश करते हैं। पहले भी उन्होंने कई कोशिश करी हैं और कोशिश होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है विपक्षी एकता का होना, क्योंकि बिना एकता के जो है भारतीय जनता पार्टी को आप चुनौती दे नहीं सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता है जब विपक्षी दलों के वोट आपस में बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। और जब कभी भी जो है कि विपक्ष एक साथ होकर लड़ा है चुनाव, तो निश्चित रूप से उसने शिकस्त दी है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये प्रयास होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि अब जो हालात बन रहे हैं देश में, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे, अभी भी ये जो है कि एक आत्ममुग्धता की स्थिति में है। और 8 साल बाद भी क्या हालात बन गए हैं देश के। आप चाहे जो है कि आप जीडीपी का हाल देख लीजिए,
आप जो कर्ज का है, जितने कर्ज में ये देश डूब गया है वो दुगना हो गया है। 153 जो है लाख करोड़ का जो है कर्ज जो है वो इस देश पे हो गया है। तो नौकरियां जितनी चली गई हैं शायद पहले कभी इतनी नहीं गई हैं। जितना भी आप इंडेक्स है आप दिखा लीजिए, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, एजुकेशन का देख लीजिए आप, तो हर तरीके से जो है भारत के हालात जो है ज़्यादा बदतर हुए हैं। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। जिस तरह की हिंसा बढ़ी है, जितनी हिंसा देखने को मिलती नहीं थी, वो पूरे के पूरे देश में आप देखिए हिंसा का एक जो है कि पूरा का पूरा एक निरंतर एक सिलसिला जो है वो हमको दिखाई देता है। तो ये सब जो है, जो जिस तरह से देश के हालात, तो सबसे बड़ी बात देखिए संविधान, जो संवैधानिक जो है जितनी भी संस्थाएं हैं उनका जो ह्रास हुआ है इस सरकार के शासनकाल में उतना पहले कभी नहीं हुआ। जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने भी के टाइम में भी हुआ था, बहुत ज्यादा हो रहा था, शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस सरकार के जो है तहत जो है इंतहा हो गई है। हर किसी के हर संस्थाओं को जो है एकदम जो है कि शक्तिहीन बना दिया जा रहा है। उनकी संवैधानिक जो है उपयोगिता है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अब देखिए हम देख रहे हैं किस तरह से जो है कि जुडिशरी और सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं जो है वो एग्जीक्यूटिव के प्रभाव में आता दिखाई दे रहा है। अभी जो जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह से जो है कि जो गुजरात दंगे के मामले सारे जो है एकदम से जो है बंद कर दिया गया तुरंत तरीके से। जो भी वहाँ पे जो है ये आधार बना के कि साहब ये तो बहुत समय से लंबित है, ये कोई आधार नहीं होता है। जब कोर्ट में कोई मामला गया है, इसमें तो जो है कमी है वो कोर्ट की कमी है कि इतना टाइम कैसे लग गया, ये उतनी उनके पास स्ट्रेंथ कम होगी जिसकी वजह से ये देरियां हुई। लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि लोगों को न्याय नहीं मिले। तो जिस तरह से देखिए न्यायपालिका भी जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव के प्रभाव में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो आम आदमी है जिसको कि न्याय की जो गुहार करते हुए जाता है न्यायालय के पास, वहां भी जो है उसको मायूस होना पड़ रहा है। तो ये उपलब्धियां, अगर इसको उपलब्धियां मानते हैं भाजपा वाले, तो जो है कि फिर अब क्या कहेंगे आप, मतलब कि अगर आप संविधान पर फिर भी घूम फिर कर बात तो वहीं आ जाएगी ना पीयूष जी, कि अब आप ये बताएं उतना सशक्त नेता है कौन देश में। अगर छवि के बारे में बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उस छवि के बराबर आपको इस समय किसी भी राजनीतिक दल में कोई बड़ा नेता नजर आता है सर? देखिए छवि से कुछ नहीं होता, छवि बनाई जाती है, गढ़ी जाती है। छवि थी 2014 में जब आए थे, वही छवि का निर्माण करके आए थे। हाँ। और उस छवि के आधार पे तमाम मीडिया और बहुत ही तरीके से बनाई गई। लेकिन आज जो है कि 8 साल बाद वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, क्योंकि लोगों को देखिए ग्राउंड लेवल पे क्या हासिल हो रहा है आप देखिए। तो लोगों के अंदर पहले आप देखिए कि ये गुस्सा 2019 में भी इतना गुस्सा नहीं था लोगों में, लेकिन अब देखिए लगातार, क्योंकि लोगों के हालात गंभीर हो रहे हैं। लोगों की जो है जेब में पैसे नहीं है, लोगों के जो है कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं लोगों को, लोग अपना धंधा नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी देखिए, जीएसटी किस तरह से लागू किया जा रहा है। जीएसटी हर चीज में जीएसटी लगाया जा रहा है। एक तरफ आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ अभी ये था कि यूपीआई जो सिस्टम है उसमें भी आप लगा रहे थे लेन देन में पूरी तरीके से। अभी ये हो गया कि जो है कि आप जो है कि किराए पे अगर कोई व्यापारी मकान लेता है तो उस पर भी जो है कि आप जीएसटी लगा रहे हैं। अभी जो है कि क्या नाम, हर एक्टिविटी में, खाने पीने के हर सामान में तो आदमी कर के बोझ से दबा जा रहा है। एक भारी असंतोष है, नौकरियां नहीं है, नौकरियों में लगातार जिस तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार की इंतहा हो रही है। आप जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए जिस तरह से 5G का जिस तरह से ऑक्शन हुआ है, आप देखिए उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरह से जो है कि 4.5 लाख करोड़ का जो एक ये रखा गया था कि उससे कम पे नहीं बेचा जाएगा, 1.5 लाख करोड़ में बेच दिया गया 5G का पूरा। तो ये क्या है, मतलब इसका जवाब कौन देगा? तो सरकार घिरी हुई है। जो मोदी जी की एक छवि थी जो गढ़ी गई थी, वो धीरे धीरे अब छवि वो नहीं रह गई है। निश्चित रूप से आप ये कह रही हैं कि कौन नेता है, तो देखिए लोकतंत्र में जो है जनता जो है नेता पैदा कर देती है, और जनता जो है जो बैठा हुआ है, जो उसपे जो है जुल्म करा रहा होता है, उसको हटाने के लिए कोशिश करती है। फिर नेता तो पैदा हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और विपक्ष में भी नेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह गढ़ दिया, लेकिन उनकी छवि उतनी ज्यादा मजबूत नजर आ नहीं रही है ना पीयूष जी। अगर आप नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं तो उतनी मजबूत छवि नजर भी तो आए। सीके ठाकुर जी,
अभी तो सवाल यही खड़ा हो जाएगा कि आपकी जो बारात रहेगी उसका दूल्हा कौन रहेगा। बारात तो चलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन दूल्हा भी तो पता चले। अभी वक्त पे आ जाएगा। अभी विपक्षी एकता जिस ढंग से ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रही है जी। और वो होगा, क्योंकि देखिए बिहार में जो परिणाम आया, झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की अभी कोशिश है, यदि हेमंत सोरेन दोषी पाए गए तो राज्यपाल को चाहिए था कि कल के कल उसको देते गए, तुम निरस्त कर दिए गए, जाओ तुम चुनाव लड़ो। लेकिन वो राज्यपाल आज भी वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको अपने मुट्ठी में रख करके वो पीछा कर रहा है कि जल्दी मेरे साथ आ जाओ या किसी तरह सरकार हमारी बन जाए। तो इस ढंग की नीति से जनता को समझ में आ रही है कि हमको क्या करना है। तो बिहार, झारखंड ऐसे कई राज्य हैं जहां लोकसभा का चुनाव जब अभी होगा तो इनको पता चलेगा कि किस ढंग से वो नरेंद्र मोदी चित हो जाएंगे। और वहां नरेंद्र मोदी जी भी एनडीए हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने अधिक सीट ले आया, लेकिन एनडीए आज भी है। तो यूपीए हम लोग भी संगठित होकर के चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इस बार जो है देश के जनता के साथ न्याय होगा। अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि 70 सालों तक इसने, अरे 70 सालों की जो व्यवस्था कांग्रेस ने दिया उसी व्यवस्था पे आप राज कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कितना वाटर सोर्सेज आपने बनाया, कितना आपने इरिगेशन के नाम पे काम किया, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप। जो व्यवस्था है हमारी, उस व्यवस्था को तो कहीं आप कर ही नहीं रहे, केवल रोड 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 कर रहे हैं। और रोड में भी 40 किलोमीटर का दायरा था, पहले 60 किलोमीटर का दायरा था कि वहां पर टैक्स लगेगा, अब 40 की, अब 20 किलोमीटर पे लगाने जा रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय, इस देश के साथ जनता के साथ कितनी धोखाधड़ी हो रही है। और जिस देश पे अनाज पे टैक्स लगे, दूध पे टैक्स लगे, वह देश का क्या होगा। बच्चों के पेंसिल और बुक पे टैक्स लगे, उस देश का क्या होगा। इसलिए देश को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो बहुत ही गलत है। और आप आईडी सिंह साहब कह रहे हैं, मैं आपको एक सीख दे रहा हूं कि आप राष्ट्रभक्त बनिए, अंधभक्त मन बनिए। यदि आईडी सिंह भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो उसके व्यवस्था को चला लेंगे। इसलिए ऐसा मत बोले नरेंद्र मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ की जनता बेकार गई। एक एक आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा मत भुलावे में रहिए कि वो प्रधानमंत्री उसका कोई आएगा, इसका मतलब वो मरे ही ना। तो उसके बाद हर कोई बनता है, इतने लोगों ने चला है, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव बने। आप एक बात बताइए, जहां आप कह रहे हैं कि राहुल जी दौड़ में है, राहुल जी प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं है। राहुल जी चाहते हैं एक अच्छे प्रधानमंत्री आएंगे, वो उनको साथ देंगे। राहुल जी को बनना होता तो यूपीए 2 में वो बन जाते प्रधानमंत्री, लेकिन उनको बनने का ऐसा कोई शौक नहीं। वो चाहते हैं कि देश की जनता चलिए, यानी कि दो नाम तो इस दौर से बाहर चले गए ना। देखिए, शरद पवार तो पहले ही साफ कर चुके थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना नहीं है, और जैसा आप कह रहे हैं तो इस हिसाब से राहुल गांधी भी अब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। दो नाम तो बाहर हो गए। सीके ठाकुर जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। अभी हम लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, देख रहे हैं कौन क्या है, उनको बनाया जाएगा। यूपीए, एनडीए में प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। हम यूपीए के लोग बोल रहे हैं कि वो एनडीए और यूपीए की जो लड़ाई होती है, जो हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो है मेरा एक सवाल है ठाकुर साहब आपसे, मैं आपका जवाब लूंगी। और मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो विपक्ष एकजुट हो नहीं पाया, लोकसभा चुनाव के लिए कैसे एकजुट कर पाएंगे आप लोग। और बहुत बड़ा होता है लोकसभा का चुनाव, तब तो इतना ज्यादा लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। इतना आसान तो नहीं होने वाला है ठाकुर साहब। ये इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक बार मैं रुक कर लेती हूँ कैप्टन सिंह का। बताइए कैप्टन सिंह, सीधी सी बात है, आप में बहुत कमियां हैं, ऐसा पीयूष जी ने भी कहा, और कई बातें उन्होंने रखी हैं जिसके हिसाब से लग रहा है कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसी का नतीजा ये होगा कि विपक्षी एकता होगी और सही ढंग से इस बार चुनाव लड़े जाएंगे। पल्लवी जी, मैं पहले हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक के बारे में जो है मैं उनका जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद कांग्रेस का भी दूंगा। जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाई और दंगे गिनाए कि इनके शासनकाल भी हो रहा है, तो सबसे पहला मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी को जब पूरा देश पसंद नहीं कर रहा था तो इंदिरा गांधी ने रातों रात इस देश में इमरजेंसी लगा दी थी। पूरी मीडिया, पूरा जितना पत्रकार, जितनी राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी सोशल वर्कर, सबको जेल में डाल दिया था। ये सबसे जरा आजाद भारत में इतना बड़ा आघात किसी ने नहीं किया है, इतना सत्ता का दुरुपयोग किसी ने नहीं किया है जो इंदिरा गांधी ने किया था।
अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के टाइम क्या होता था। 10,000 हमने ऐसे एनजीओ बंद कराए हैं जिनका कोई काम नहीं था, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ कांग्रेस की जय जयकार करते थे और उनके लिए अच्छी अच्छी मोटी लाइनें लिख के बताते कि देखिए कांग्रेस ने क्या किया है, क्या कर रही है देश के लिए। सिर्फ ऐसे 10,000 एनजीओ को लाखों नहीं करोड़ों रुपए साल में उनके खाते में कांग्रेस डालती थी। 25,000 ऐसे पत्रकार और चाटुकार थे जिनको लुटियन जोन में 2500 की बात बता रहा हूं, 2500 ऐसे थे जिनको लुटियन जोन में सरकारी बंगले दे रखे थे, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे थे। वो हमने आके खाली कराए। और आप भ्रष्टाचार की बात हमसे कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो आपने चारों तरफ फैला रखा था, हमने आके भ्रष्टाचार खत्म किया है। हमने आज जो है ना हर चीज ऑनलाइन बना दी है। पहले एक फाइल एक टेबल से दूसरी जाने के लिए कुछ देना पड़ता था, तब फाइल आगे बढ़ती थी। ये मैंने खुद देखा है, मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हूं। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन काम करिए और आपका काम हो जाएगा। जवाब देना पड़ेगा कि वहां फाइल अटक जाएगी। तो हमने जो किया, अब मैं इनको थोड़ा लेना चाहूंगा। इन्होंने कहा इनके चाम ज्यादा। अरे भाई कांग्रेस शासन देख लिए 2-3 जगह, कल 2 दिन पुरानी ही बात है, उड़ीसा में क्या हालत कर दी, वहां भी कांग्रेस की सत्ता है। दिन दहाड़े लड़की को जला दिया गया, उससे पहले एक पुलिस की एसआई उसको टक्कर मार के मार दिया गया। कल फिर एक मर्डर हुआ है। डेली ऐसा उड़ीसा में हो रहा है। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और क्राइम में सबसे इस टाइम नंबर 1 में चल रहा है राजस्थान। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। महाराष्ट्र का आपने अर्थ देखा था कि किस तरह से 100 करोड़ की वसूली हो रही थी, पुलिस उनके साथ में वसूली करवा रही थी। आज उनके 3-3 मंत्री जेल में बंद है, पुलिस कमिश्नर जेल में बंद है। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और हमारी जितनी सरकार है, आप एक जगह भी बता दीजिए इस तरह का हो रहा हो। कहना, झूठ बोलना बहुत आसान होता है, मगर करना और उसके सामने दिखाना बहुत ही कठिन होता है। आज दिन तक ना हमारी केंद्र की सरकारों पे ना हमारी प्रांत की सरकारों पे एक कोई ब्लेम नहीं लगा है। इन्होंने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी वाला जो कांड लिया, नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरह से वो तीर्था शीतलवाड़ है, फर्जी केस लगवाया गया था, झूठे सबूत इकट्ठे करे गए थे। तीर्था शीतलवाड़ क्या है? आज उनका दिल्ली का बंगला आप जानते हो? मैंने देखा है, अमिताभ बच्चन के बगल वाला बंगला है उनका, अरबों का बंगला है। कहां से आया उनके पास इतना पैसा? क्या सोर्स है, इनकम सोर्स उनके पास? मैं आपको गिना दूं कि उनके पास क्या क्या सोर्स है, क्या नहीं है। मैं पूरा सबूत लेकर बैठता हूं। तीर्था शीतलवाड़ ने सिवाय नरेंद्र मोदी को फंसाने के अलावा, इसके अलावा उनके और कोई चारा नहीं था। गवर्नमेंट उनको इसके लिए करोड़ों रुपए फंडिंग कर रही थी। तो वही तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस केस में कोई सच्चाई नहीं है, उस केस को 15 साल तक जीवित रखा गया। जो केस किसके टाइम लगाया गया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम, जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, और इसको 15 साल चलाया गया। क्यों नहीं आप साबित कर पाए? आज सुप्रीम कोर्ट ने 22 उनको बरी किया है और कहा है कि ये जो केस है 15 साल जीवित रखा गया है, यही बहुत बड़ी भूल है, ये केस चलाने लायक नहीं था। और आज आप न्यायपालिका पे उंगलियां उठा रहे हो। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आपसे बड़ा गद्दार देश का कोई नहीं हो सकता है। जो न्यायपालिका को नहीं मान रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ न्यायपालिका होना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से। जिस तरह से न्यायपालिका ने आज काम किया है, तो न्यायपालिका भी जब आप अंगुल उठा देंगे तो फिर बचा क्या देश में? आप संविधान आप नहीं मान रहे, न्यायपालिका आपने बता दी कि ठीक काम नहीं कर रही है। तो कौन ठीक कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। तो आप ये भी मानते तो हैं ना, यही न्यायपालिका का भी बयान था सर। सीबीआई को कहा गया था पिंजरे में बंद तोता, तो आप मान रहे हैं ना कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है? हमारे टाइम तो नहीं कहा गया है। आप मान रहे हैं ना कि हाँ ऐसा है, सीबीआई है पिंजरे में बंद तोता, अब वो किसी के भी कार्यकाल में हो। ये हमारे टाइम कहा हो तो आप बताइए। इनके टाइम तो न्यायपालिका ने कहा था, सरकार इनकी थी उस टाइम, हमारी नहीं थी कि हमने दबाव। न्यायपालिका कई मसलों में केंद्र सरकार को जब फटकार लगाती है, तब आप मानते हैं ना कि वो बिल्कुल सही करती है। हम तो ये कह रहे हैं पल्लवी जी की न्यायपालिका हमारी देश की सर्वोच्च अदालत है। उसके बाद तो मैं ये मसले पर इसलिए आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ क्योंकि आपने एकदम से पीयूष पंत को कहा कि ये देशद्रोही है, राजद्रोही है। तो वही बात है ना, फिर आपके सारे नेता या आपकी पार्टी न्यायपालिका की हर बात मानती है ना। सवाल उठाया है, आप बताइए। इन्होंने न्यायपालिका को बता दिया कि गलत है, तो इससे हमने न्यायपालिका में सवाल नहीं उठाया है।
कभी हमने सरकार पे सवाल उठाया है, न्यायपालिका कहीं न कहीं जो है सरकार से प्रभावित, सरकार से दिखाई दे रहे हैं, मगर इन्होंने न्यायपालिका इस तरह के फैसले आ रहे हैं। तो ये देशद्रोही वाली बात नहीं होगी तो क्या होगी? चलिए ठीक है। अगर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, मगर ये पंत जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि न्यायपालिका ठीक नहीं है, ठीक काम नहीं कर रही है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा खैर उन्होंने आप कुछ नहीं गलत कहा। बयानबाजी कर रहे हैं या आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कहीं न कहीं जो है प्रभावित होती दिखाई दे रही है सरकार से। कोई गलत काम मैंने नहीं कहा गलत काम कर रही है, न्यायपालिका जो है न्यायपालिका है, लेकिन वो कहीं न जो है आम आदमी को न्याय नहीं मिलता दिखाई दे रहा है और जो है कि कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित होती है। मैं नहीं समझता था कि आप इतना भी जहर उगल सकते हैं न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका और संविधान के प्रति। आप हमें चलिए मुद्दे से बहुत भटक चुके हैं। क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेगासस मामले में कहा कि सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही थी, सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। जहां सरकार कटघरे में होती है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है और जहां सरकार होती है वहां दबाव बनाती है। तो असली जो है कल्प्रिट है वो सरकार है। वही मैंने कहा कि सरकार जो है जिस तरह से दबाव बना रही है सारी संस्थाओं के ऊपर और सारी संस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, वो मैंने कहा। वो न्यायालय पे कोई भी बात मैंने नहीं कही है। न्यायालय में ये रही कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश सरकार कर रही है और ये चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा पेगासस मामले में सरकार ने वो कोऑपरेशन नहीं किया है जो करना चाहिए था, क्योंकि कहीं न कहीं जो है सरकार कटघरे में थी। वो अगर उन्होंने 5 लाख में 5,000 करोड़ की संपत्ति को हड़प किया है तो क्या जांच एजेंसियां उनसे पूछेंगी भी नहीं, जांच भी नहीं करेगी? चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। छोड़ दे पीयूष जी कैप्टन सिंह अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। और हमारी चर्चा चल रही थी विपक्षी एकता पर कि आपकी आखिर ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनके खिलाफ अब विपक्ष एकजुट होने वाला है। अब बात ऐसी है कैप्टन सिंह, कुछ मुद्दे तो हैं जिन पर आपको भी सहमति जतानी होगी। देखिए चाहे वो बेरोजगारी का मसला रहा हो, महंगाई का मसला रहा हो, लोग परेशान तो हैं सर। हम यहाँ बैठकर कितनी भी बहस कर ले लेकिन वाकई में जो मजदूरी करता है और उसे मजदूरी का ढंग से पैसा भी नहीं मिल पाता, उससे जाकर पूछिए कि वो इस समय कितना परेशान है। दवाइयों के दाम हो या फिर इसके अलावा सब्जियों के दाम हो, आटे का दाम हो, सब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे बहुत से लोग आए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कैप्टन सिंह। पल्लवी जी बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, हम बिल्कुल गलत नहीं इसको मान रहे। मगर जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश ने तो बहुत संभाला है अपने आप को। आज बड़े बड़े धनाढ्य देश हैं, बड़े बड़े जिनके जो है ना साम्राज्य हैं, आज वो भी आज इस महंगाई की मार झेल रहे हैं। चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। आप तो एक एंकर हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आप इन चीजों को बाखूबी समझ रही हैं। मगर हमारे यहाँ देखिए कि 2 साल कोरोना किस तरह से रहा, फिर भी हमने 80% इस देश की जनता को फ्री ऑफ राशन दिया है कि किसी के घर का चूल्हा बंद ना हो जाए। और हमारे जो आय स्रोत थे टोटल 2 साल बंद रहे हैं। सरकार को जहां से आय होती है पूरे बंद थे, मगर हमने कोई भी अपना विकास कार्य और किसी की सहायता बंद नहीं होने दी है। तो ये पैसा कहां से आएगा? सरकार का पैसा, सरकार का जो धन है वही तो हमने लगाया है, कोई अपने घर से नहीं लगाया है। मगर हमने इसको बेईमानी नहीं की है कि इसको लूट के विदेश में जमा नहीं कराया है। सरकार का पैसा ऐसे टाइम में ही आता है। तो इसलिए थोड़ी कमियां आई हैं, हमारे देश में नहीं है, सभी देशों में है। इनको थोड़ा सुधरने में टाइम जरूर लगेगा। मगर आप ये कहिए कि खाली भारत में ही इस तरह की जो है ना महंगाई मार है, बेरोजगारी है, तो अकेले भारत में नहीं है, सभी देशों में है। आप निगाह उठा के देख ले, उनमें भारत सबसे बहुत अच्छा है। भारत ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो सिर्फ देश के प्रति सोचता है। वो अपने परिवार के लिए नहीं सोचता है, अपने लोगों के लिए नहीं सोचता है। उसका अगर कोई परिवार है तो देश की 140 करोड़ जनता है उसका परिवार, इसलिए वो देश को आज कंट्रोल करके रखता है। नहीं तो अमेरिका जैसे आज परेशान है, चाइना की हालत देख ली कितनी खस्ता हो गई, मगर भारत की कहीं भी नजर। हाँ, थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी है, मैं मानता हूँ, महंगाई थोड़ी बढ़ी है, मैं मानता हूँ, मगर देश को गर्दिश में नहीं जाने दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने। तो इसलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा होना मुश्किल है जो सिर्फ अपने देश की बदनामी करते हो, विदेशी प्लेटफॉर्म में जाके, विदेशी प्लेटफॉर्म पे बैठ के और देश की ही बदनामी करें।
वो इस देश में तो रहने लायक नहीं है, नेता बनने तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी सर। सीके ठाकुर जी बताइए, मैं आपसे पूछ रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो एकजुट कर नहीं पाए आप तमाम विपक्षी दलों को, लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट करने की तैयारी है। यहाँ दोनों दो चीज, राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं जी, और ये जो गणना है वो गणना हमारी पिछले जनसंख्या से होता है, 1970 की जनसंख्या से ही काउंट हो रहा है। तो वहाँ एक प्रॉब्लम है, तो वहाँ लोग क्रॉस वोटिंग की संभावना होता है। लोग मान ली 1 लाख जनता ने यदि एक आदमी को चुन करके भेजा तो वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर आम जनता को चुनाव करना है, इसलिए यहाँ संभव नहीं है कि लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे। दूसरा, थोड़ा सा आईडी सिंह साहब मैं समझाना चाहता हूँ, जो बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। अमित शाह जी के लड़के जैसा बीसीसीआई में क्या यूनियन पब्लिक गलत बातबाजी ना करे करके आप लोग, कांग्रेसियों में यही सबसे बड़ी कमी है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सिंह साहब, कोई सरकारी पद पे नहीं है। साहब, सुनने की ताकत रखिए ना। तो जैसा क्या कौन से सरकारी पद पे बता दीजिए। अनुराग ठाकुर जी किनके लड़के हैं ये भी तो देखिएगा। ऐसा नहीं है, हर कोई परिवारवाद करता है। और चूंकि मैं पहले जब युवा थे बहुत ही, आज तो बुढ़े होने जा रहे हैं। देश की सेवा करना चाहता है, जाना चाहता है, प्रधानमंत्री नहीं बने। परिवारवाद, ये देखिए, परिवारवाद युवा थे तब से आए थे राजनीति में, नहीं बनाते। और तुम्हारे यहाँ तो ये होता है जो ट्रक चलाते चलाते उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है कि आजा भाई तू प्रधानमंत्री। एक एक करके बात कर लेते हैं ना सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठाकुर साहब आपकी बात सुन रहे थे। सिंह साहब, ठाकुर साहब आपकी बात बड़े धैर्य से सुन रहे थे, तो अब आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपका रुख कर लूंगी। हम सुन रहे हैं, मगर हमने ऐसी कोई गलत बयानबाजी नहीं करी। हर कोई कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के लड़के भी चुनाव लड़ते हैं, पंकज सिंह वो भी चुनाव जीते। तो परिवारवाद पर आप आरोप नहीं लगा सकते, ये सब थोड़ी दलील है। आप राष्ट्रभक्त बनिए, मैं बार बार कह रहा हूं। इस देश में इतने लोग हैं जो प्रधानमंत्री के दौर में हैं और बन सकते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने कहा कि आप भी चला सकते हैं देश को बहुत बखूबी। ऐसा नहीं है। आपने कहा कि पत्रकार की चाटुकारिता होती थी, आज क्या है? आज आप टीवी खोलेंगे तो वहां जी न्यूज दिखेगा, वहां आज तक दिखेगा, वहां उनका चैनल दिखता है। कभी भी विपक्षी न्यूज को दिखाया जाता है ढंग से क्या? विपक्ष के लोग क्या बोलते दिखाया जाता है क्या? आज मैं इस चैनल का शुक्रगुजार हूं कि हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सुनाते हैं। कौन सा है सत्ता पक्ष का? मीडिया है वो मैक्सिमम वो चैनल जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का गुणगान करने बैठे हैं। ऐसा नहीं था देश में, हर कोई बोलता था, विपक्ष को भी ढंग से दिखाया जाता था उस समय। लेकिन आज 8 साल से ऐसा लग रहा है कि देश में मीडिया ही मर गई है। इसलिए ये मत कहिए। और जो अव्यवस्था इस देश में अभी आई है, आप ये बताइए कि वह राज्य में बताइए, क्या केरल में ईडी टच कर रहा है क्या? उस जगह वो टच कर रहा है जहां जहां देखता है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है और हम सरकार बना सकते हैं, वहां ईडी और सीबीआई को लगा रही है ये सरकार, ताकि मेरी सरकार किसी तरह से बन जाए। कोई ऐसा राज्य बनाइए। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? आप हर जगह वैसा पेच लगा रहे हैं। अभी झारखंड में हमारा ताजा उदाहरण है कि पीछा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, किसी तरह से मेरे पाले में आ जाओ, सरकार हम बना लें। तो इस ढंग का खेला कभी कांग्रेस ने नहीं किया। चलिए ठीक है, बात बताइए, नोटबंदी आपने किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के लिए फाइल बढ़ाया था आरबीआई को, लेकिन आरबीआई ने साफ मना कर दिया। नहीं, देश की अभी स्थिति नहीं है कि हम नोटबंदी कर सकेंगे। लेकिन एकाएक प्रधानमंत्री जी कहते नोटबंदी कर दो। नोटबंदी से क्या फायदा मिला? फायदा सिर्फ इनको मिला जितने विपक्षी दलों के पास पैसे थे, जो सब कुछ था वो सिमट गए, बैंकों में आ गए। और आज एक आम व्यापारी भी बैंक में जाता है, उसको पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। आप कहते हैं प्रधानमंत्री अपने बेटे से पैसा दे रहे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं मिलता लोगों को, लोग सड़क पे भटक रहे हैं। बहुत ही खराब स्थिति है देश की। और एक बात बताइए, जो सरकारी बैंक थे, सरकारी बैंकों का आपने मर्ज कर दिया, प्राइवेट बैंकों का आपने झरी लगा दिया। ये क्या है देश में? ये फिर क्या करना चाहते हैं देश को? कहां ले जाएंगे आप? विधानसभा के चुनावों में कैसे बीजेपी बढ़त बना लेती है? बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि अगर आपकी सारी बात मान ली जाए, इस हिसाब से तो देश में कुछ बचा ही नहीं है। उसके बावजूद भी जब चुनाव होते हैं तो ये कैसे बढ़त बना लेते हैं? इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आ रहा है? आपका जवाब लूंगी। मैं एक बार पीयूष जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। पीयूष पंत जी, न्यायपालिका को लेकर थोड़ी लंबी बहस छिड़ गई सर, लेकिन ये मान रही है बीजेपी की सरकार की
सब कुछ उतना खराब नहीं है जितना बताया जा रहा है। बहुत कुछ ऐसे हैं, कई विकास कार्य ऐसे हैं जो बीजेपी के शासनकाल में ही हुए। अगर बात आत्मनिर्भरता की करें तो जिस तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ा है वो बीजेपी की ही उपलब्धि है या केंद्र सरकार की ही उपलब्धि है। पीयूष जी। नहीं, देखिए पल्लवी जी, ऐसा नहीं कि बीजेपी में सब गड़बड़ी हुआ है जी। बीजेपी के शासनकाल में कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं निश्चित रूप से। जैसे डिजिटलाइजेशन का बात जो सिंह साहब कह रहे थे वो आगे बढ़ा है। राजीव गांधी ने जो उसको लेके आए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उसको और आगे बढ़ाया है, खासकर जो है डिलीवरी सिस्टम में जिस तरह से है। लेकिन वहीं साथ साथ क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, इनसिक्योर हो गई है पैसा जो है आम आदमी का जो है, क्योंकि वो पैरेलल जो सिस्टम है वो खड़ा नहीं किया गया। जो साइबर क्राइम्स है उनको डील करने के लिए अभी भी हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं प्रॉपर डेवलप है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ नहीं, सब कुछ गड़बड़ ही किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ चीजें अच्छी भी की हैं, लेकिन ये सिर्फ कहना कि हमने सब कुछ अच्छा किया है और आज भारत की जो है साख बहुत बढ़ गई है, ये एक जो है एक गलत स्टेटमेंट मैं इसको मानूंगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो भी संस्थाएं देखिए आप तमाम उनमें वो एकदम, चाहे इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, चाहे जो है कि जुडिशरी ले लीजिए, चाहे आप जो है कि लेजिस्लेटिव ले लीजिए, आप जो है कि जिस तरह से वहाँ बिल इंट्रोड्यूस होते हैं और जिस तरह से जो है कि वॉइस वोट में पास कर दिए जाते हैं। हमने फार्मर्स बिल को देखा किस तरह से राज्यसभा में किया गया। तो तमाम चीजें हैं, तो पूरे के पूरे संविधान पे जिस तरह से जो है खतरा हो रहा है, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, और जो है लोगों की जो अगर सच्चाई बात की जाती है तो उनको जो है देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगता है। तो ये निश्चित रूप से देखिए जो वैल्यूज है हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, उसमें निश्चित रूप से कुठाराघात हुआ है। दूसरा जो है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है लगातार जो है, तो हमारी जो आर्थिक एक नीति है वो कहीं ना कहीं जो है फॉल्टी है। एजुकेशन सेक्टर जो है पूरा डैमेज हो गया है पूरी तरीके से। हायर एजुकेशन में आप देख लीजिए किस तरह से जो है वो सारी संस्थाएं जो है वहाँ पे जो है तमाम जो है कटौती कर दी गई है। वहाँ पे जिस तरह से एडमिशन में कटौती कर गई है, स्टाफ में कटौती करी गई है, पैसे में कटौती की जा रही है वहाँ पे। तो पूरे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर तो आप देख लीजिए धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है धीरे धीरे, और महंगा होता चला जा रहा है चीजें। अब देखिए आपने जो है 1000 की जो बेड है उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया। 1000 आज जो है ऑर्डिनरी हॉस्पिटल भी जो होता है वो आपसे 1000 रुपए ले लेता है एक रूम का, उस पर भी जीएसटी लगा दी गई है। तो ये जो सरकार जिस तरह की नीतियां करके बोझ से लाद दे रही है, राहत देने के बजाय, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें निश्चित, जैसे अभी सिंह साहब कह रहे थे डिफेंस प्रोडक्शन का, निश्चित रूप से सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में काम किया है पहली सरकार की तुलना में। वो प्रशंसनीय है, क्योंकि देखिए चुनौती बढ़ी है खासकर चीन की तरफ से। पहले इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन धीरे लगातार हमारी चुनौती बढ़ी है चीन की तरफ से। तो निश्चित रूप से उसमें जो है सरकार ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक नागरिक अधिकार है, जहां तक जो है समाज की समरसता है, जहां पे जो लोगों की एक जो है आपसी एकता है, भाईचारा है, उस पर बहुत ज्यादा कुठाराघात हुआ है। और जो है अभिव्यक्ति की आजादी पे जो है आप देखिए, ठीक है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ये निश्चित रूप से बहुत गलत हुआ था और उन्होंने सबसे बड़ा। लेकिन हमारे यहाँ आज भी जो है सरकार की आलोचना करके आप देख लीजिए, मतलब आप कोई इस तरह की तो देखिए बड़ी बात कह के देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में कोई बात कह दीजिए, तो तमाम उदाहरण है जिसमें आपके खिलाफ FIR हो जा रही है। तो ये जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे जो है सरकार की तरफ से वो उसमें कमी आती चली जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं और इसके लिए जरूरी है कि एक विपक्षी एकजुटता बने, ताकि जो है कि वोटों का बंटवारा न हो। और ये जो सांप्रदायिकता का जो एक करके बहाने जो है कि ये बांटा जा रहा है समाज को, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत भयानक खतरे होंगे आगे चल के। क्योंकि हमारे देश जो देखिए देश का निर्माण, एक तरफ से ये सरकार कहती है नए भारत का निर्माण, लेकिन क्या नए भारत का निर्माण लोगों को बांट कर आप करेंगे? लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर ही जो है आप जो है इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए सरकार झारखंड के दुमका जैसे कांड सामने आएंगे, उसके बाद फिर एकजुटता की बात अगर की जाएगी तो थोड़ा सा बेईमानी लगती है। फिर ये वाकई में लगता है कि ये कौन सी एकजुटता या कौन से भाईचारे की बातें चल रही हैं यहाँ पर।
कैप्टन सिंह। बिल्कुल पल्लवी जी, आप देख लिए कि जहां जहां ये सरकारें कांग्रेस की हो या अन्य पार्टियों की हो, उस प्रांतों का कितना बुरा हाल है। बंगाल की स्थिति दुनिया जानती है, तो वहां किस तरह से हिंदुओं को रोज मारा जाता है, उनके घर जलाए जाते, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, घर में घुस के उठाया जाता है। उसके ऊपर जो है ना, पंत जी ने एक बार एक शब्द भी नहीं बोला। अभी हमारी अंकिता बहन को, बेटी को किस तरह से वहां घर में पेट्रोल डाल के जलाया गया, पंत जी ने उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। उससे पहले हमारी जो है ना एक बहन और थी एसआई, उसको जो है ना सरेआम रोड पर टक्कर मार के मारा, और एक ही समुदाय मार रहा है ये, पंत जी ने एक बार भी नहीं कहा बोला। और इसको समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, ममता कर रही है, समाजवादी कर रही है, ये सारी पार्टियां कर रही है, और फिर भी कह रहे हैं कि दंगा बीजेपी करवा रही है। आप इन पे भी थोड़ा निगाह मार लेना। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी? नूपुर शर्मा का सिर्फ उसने स्टेटर अपने दिया था और उसकी हत्या कर दी गई। 15 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं होने दी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। वहां मारने वाला उनके एक विशेष समुदाय के थे। वो तो इनकी सरकार गिर गई और सरकार दूसरी आई, और वहां की जो सांसद थी उन्होंने आगे होके उसके लिए जो है ना अपनी विशेष जो है ना उसके लिए भूमिका निभाई, तब जाके उस पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं इन्होंने तो उसको दिखा दिया था कि लूट हुई है, लूट में कोई लोग मार के चले गए। तो ये तो इन पार्टियों की सोच है, और आप कहते हैं कि ये पार्टियां देश को संभालेंगी, ये देश को डुबा देगी। पंत जी बेच के खा जाएंगी, आप बैठे देखते रह जाओगे। जिस तरह पार्टियां हावी हो गई तुम्हारे देश पे, तुम्हारा देश बचेगा नहीं, बेच के खा जाएंगी। ये वो पार्टियां हैं, इन्हें कोई आपके देश से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता चाहती है, और सत्ता लेके देश को लूटना चाहती है। देख लिए ना सामने आपके किस तरह से जहां छापे पड़ रहे हैं, नोटों के जो है ना ढेर निकल रहे हैं। बंगाल में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, कहां बताएं आपको, हर जगह। और आप आज कह रहे हैं कि ये पार्टियां सत्ता में आएंगी तो सत्ता अच्छी चलेगी। अरे लूट ले जाएंगी देश को। मैं एक फौजी हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मैं देश के प्रति समर्पित हूँ। ठाकुर साहब का एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, समय की मैं कमी देश है। के प्रति सोचता हूँ। जिस तरह पार्टियां इस देश पे हावी हो गई, सिंह साहब 1 मिनट का वक्त रह गया है बस। ठाकुर जी का आखिरी कमेंट ले लेते हैं। साहब, अंकिता बिटिया के प्रति हमारी पूरी श्रद्धांजलि है, हम उनके साथ हैं। लेकिन वो एक घर में घटना घटी, एक अनायास घटना घटी थी, लेकिन लखीमपुर खीरी में किसानों को एक केंद्रीय मंत्री के बेटे और केंद्रीय मंत्री यूपी में घटी थी, उस पे वहाँ कैंप करने गए थे, इससे मुंह नहीं खोला है, ये अंतर है। चलिए ठीक है सर, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तमाम विपक्षी दल। अब ये तो जनता के ऊपर है कि किसे सत्ता पर बिठाती है और नहीं। आप अपनी तैयारियों में जरूर लगे रहिए। आप तीनों का ही शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।